दोस्तों नाना क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो बात करते हैं 8 बजे जो आपने टेस्ट दिया था। सभी विद्यार्थियों ने 8 बजे जो टेस्ट दिया था। अब आपको बता देता हूँ ये 8 बजे टेस्ट आपको कहाँ कहाँ प्राप्त होता है। एक तो टेलीग्राम चैनल पर नानक क्लासेज ग्रुप बना हुआ है, वहाँ प्राप्त होता है। एक सीधा आपको यूट्यूब पर भी प्राप्त हो जाता है। सिर्फ यूट्यूब पर सीधा पोल प्राप्त होता है, ध्यान रखना, वीडियो में प्राप्त नहीं होता है। उसके अलावा 2 ग्रुप बने हुए हैं नानक क्लासेज व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें भी मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखना, नानक क्लासेस ग्रुप पर जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप है ये बंद करने जा रहे हैं, सिर्फ हमारा चैनल रहेगा टेलीग्राम। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने विद्यार्थी आप टेलीग्राम पे जुड़ने की कोशिश करें। 8 बजे का टेस्ट आधा घंटा आपको मिल गया। 8:30 पर आपको इसका आंसर विद मुख्य तथ्य चारों ऑप्शन प्राप्त होते हैं, तो आपके लिए फायदेमंद हो जाता है। और अगले दिन अब से आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी प्राप्त होगी। तो शुरुआत करते हैं, जल्दी से थंबनेल कर दो। आपने अगर 30 के 30 क्वेश्चन कर लिए, जो टॉपिक था कृषि, हस्तकला, रीति रिवाज और प्रथा से संबंधित, सारे थंबनेल कर दो कि आपने 30 के 30 क्वेश्चन कर ली। ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोशिश किया करो 30 के 30 हैंडल करने की। और लास्ट में मुझे बताओगे कितने क्वेश्चन आपने सही किए। तो शुरुआत करता हूं मैं, जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में जिन्होंने टेस्ट दिया है, जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा या किसी भी कारणवश से लेट हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया था, राजस्थान में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो सबसे ज्यादा होता है झुंझुनू के अंदर। कहाँ होता है? झुंझुनू के अंदर। शायद आपने लगा दिया होगा। अब ध्यान रखना, देश में तंबाकू की 2 किस्में काम कर रही है। 2 किस्में हैं, एक तो है निकोटिन टुबेकम, निकोटिना टुबेकम है, और एक है निकोटिना राष्ट्रिका। निकोटिना राष्ट्रिका 2 प्रकार की। अब दोनों में देखो क्या है कि राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाता है निकोटिना टुबेकम, लेकिन उत्पादित सबसे ज्यादा कौन सा होता है? निकोटिना राष्ट्रिका होता है। दोनों बातें ध्यान रखना। अब सबसे ज़्यादा बोया जाता है राजस्थान में निकोटिन टुबेकम, और सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है निकोटिना राष्ट्रिका। और ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में आता है कि निकोटिना टुबेकम किसकी किस्म है, तो तंबाकू की। ध्यान रखना, भारत में मुगल सम्राट जहांगीर ने सबसे पहले तंबाकू की खेती शुरू की थी, और सबसे पहले रोक भी किसने लगाई थी? जहांगीर ने लगाई थी। भारत में 1508 में जो पुर्तगाली है वो पौधा लेके आए थे, 1508 में पुर्तगाली। और विश्व में सर्वाधिक चीन के बाद भारत में तंबाकू होता है, और भारत में सर्वाधिक होता है आंध्र प्रदेश के अंदर, और तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये सारी बातें तंबाकू पर याद रखना है आपको। दूसरा, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? राजस्थान का राजकोट। तो आपका आंसर क्या था? मुझे साथ साथ में और आंसर देते जाओ ताकि बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाए, अगर क्वेश्चन गलत है तो भी सही हो जाए। तो लूणकरण सर को कहते हैं, जो बीकानेर के अंदर है, इस शहर को बसाया था राव लूणकरण ने। क्यों कहते हैं? क्योंकि गुजरात के अंदर राजकोट है, वहाँ सर्वाधिक मूंगफली होती है देश के अंदर क्षेत्र विशेष के हिसाब से। तो हमारे राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा मूंगफली के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? लूणकरण सर है, इसलिए इसको उपमा दी गई राजस्थान का राजकोट। याद रखना, मूंगफली खरीफ की फसल है जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी, वसा व प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलती है, और राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। और मूंगफली को कहा जाता है गरीबों का बादाम कहा जाता है। मूंगफली खाई है सभी विद्यार्थियों ने, और बीकानेर के कुछ निवासी है जैसे प्रदीप जी, बन्ना, और भी कई बार कुछ विद्यार्थी कमेंट करते हैं, तो लूणकरण सर मूंगफली, ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन, सर्वाधिक तेल किस बीजों में पाया जाता है? सर्वाधिक तेल, तो साथ साथ में मिलाते जाना आपके आंसर। तो सर्वाधिक तेल आपने किया होगा अरंडी की। सर्वाधिक प्रोटीन पूछे तो सोयाबीन में, लेकिन तेल सबसे ज़्यादा अरंडी, और अरंडी एक खरीफ की फसल है जो सबसे ज़्यादा देश में गुजरात में होती है, और राजस्थान का तीसरा स्थान है। कि नकदी फसल है अरंडी, ध्यान रखना। और इसका उपयोग ज़्यादातर जो रंगाई का पेंट बनाने और दवाइयों बनाने में किया जाता है। चौथा क्वेश्चन था, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है? तो जेट्रोफा की खेती की जा रही है। किसकी? जेट्रोफा की खेती की जा रही है। पांचवा क्वेश्चन आपको दिया था, पीला सोना किसे कहा जाता है? पीला सोना, तो पीला सोना कहा जाता है होहोबा या जोजोबा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं जोजोबा। होहोबा या जोजोबा को कहा जाता है। इसे पीला सोना या डेजर्ट गोल्ड भी कहा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे राजस्थान में। तो एक बात याद रखना है, इसका वैज्ञानिक नाम आपको जरूर याद रखना है। वनस्पतिक नाम साइमेंडेसिया चाइनेसिस। साइमेंडेसिया चाइनेसिस इसका नाम है। आगे एक क्वेश्चन हो रहेगा तो उस पर मैं और कुछ बातें बताऊंगा आपको। छठा देखो, भारत में होहोबा या जोजोबा का पौधा कहाँ से लाया गया था? तो सीधा सा क्वेश्चन और एग्जाम में आता ही आता है, इजराइल से लाया गया था। यह पौधा कब? 1965 में काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा इजराइल से लाया गया था।
और इसकी खेती सर्वाधिक झुंझुनू में हो रही है। इसके अलावा गंगानगर, जयपुर, जोधपुर, चूरू इन क्षेत्रों में भी, लेकिन सर्वाधिक झुंझुनू में हो रही है। इसके 2 कृषि फार्म है जो इजराइल की सहायता से चल रहे हैं, एक तो फतेहपुर सीकर में और एक डंड जयपुर के अंदर। फतेहपुर सीकर और डंड जयपुर में चल रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है होबा और जुजोबा। 7वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ गया। जो भी विद्यार्थी रीट, राजस्थान पुलिस, पटवार, बीएसटीसी, जेपी टेट या किसी भी की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये टेस्ट आप जरूर दिया करो 8 बजे पहले इस टेस्ट को। तो कौन कौन इस टेस्ट को देता है मुझे थंबनेल करो फटाफट। कुछ विद्यार्थी सीधा वीडियो देखते हैं, और किसी की समस्या है तो मुझे कमेंट करो कि मुझे समस्या है। और बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि टेलीग्राम, तो टेलीग्राम ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो। होने के बाद वो आपका मोबाइल नंबर लेगा, ओटीपी आएगी आपके पास, उसके बाद में ओटीपी अपने आप लग जाएगी, या आप ओटीपी लगा देना, आपका टेलीग्राम ऐप बन जाएगा। टेलीग्राम में फिर आप लिखना, उस पर एक सर्च लगाना नानक क्लासेस, तो आप ग्रुप से ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन हो जाओगे, फिर आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। तो अमेरिकन कपास का मतलब होता है नरमा। जो अमेरिकन कपास यानी जो कपास होती है बड़े लंबे रेशे वाली, वो अमेरिकन कपास नरमा सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर होती है। हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर होती है। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, और ग्रामीण भाषा में इसको क्या कहा जाता है? बनिया, बनिया कहा जाता है। और इसमें एक कीड़ा लगता है जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं बिली बग, लेकिन उसका वास्तविक नाम होता है बाल बीवल। बाल बीवल उसका नाम होता है। हमारे देश में सर्वाधिक जो कपास होती है वो गुजरात, महाराष्ट्र में होती है, और इसके लिए मिट्टी कौन सी चाहिए होती है? काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी जिसको कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसकी देसी, मालवी और अमेरिकन 3 प्रकार की किस्में हैं। कपास का अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर में है, उप केंद्र बांसवाड़ा में, सीधा उत्तर से दक्षिण में है, ध्यान रखना। राजस्थान में चेती गुलाब की खेती का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? चेती चेत में होता है, वैसे इसको कहते हैं दमिश्क गुलाब। तो इसकी जो खेती की जाती है वो खमनोर राजसमंद के अंदर होती है। सीधा आपसे पूछे गुलाब की खेती, तो पुष्कर अजमेर की प्रसिद्ध है। गुलकंद और गुलाब की खेती पुष्कर अजमेर की प्रसिद्ध है। जब से आप पूछे दमिश्क या चेती गुलाब की खेती, तो खमनोर राजसमंद। 9 नंबर क्वेश्चन था, माही धवल और माही कंचन किसकी किस्म है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम के दृष्टि से ही ये 30 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो माही धवल और माही कंचन किसकी थी? मक्का की। एक कंफ्यूज में तो देना, एक माही सुगंधा भी है, वो चावल की है। सुगंध किस में आती है? चावल में। बस याद रख लेना, खीर बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो सुगंध किस में आती है? चावल में आती है। बस माही सुगंधा नई किस्म है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो माही धवल, माही कंचन किसकी है? मक्का की। अब ध्यान रखना, अनाजों की रानी कहते हैं मक्का को, और मेवाड़ का मुख्य खाद्यान्न भी कौन सा है? मक्का। अरावली क्षेत्र में होती है ये। हरी पत्तियों से जो चारा होता है उसको साइलेज कहते हैं। हरी पत्तियों का जो इसका चारा होता है उसको क्या कहते हैं? साइलेज। मक्का खरीफ की फसल है, और मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के बोखर गांव में है। कहाँ पे? बांसवाड़ा के बोखर गांव में। तो याद रह जाएगा आपको। तो थंबनेल कर दो सारे विद्यार्थी फटाफट। क्वेश्चन 9 तक सही होने चाहिए आपके लगभग, क्योंकि आपको मैंने कह दिया क्वेश्चन से आपके 30 में से कितने भी सही हो, हर रोज एक कदम आगे ही बढ़ना है। एक क्वेश्चन सही ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि आपको टॉपिक दिया है, उस टॉपिक के अनुसार आपको पढ़ना है। दाबू प्रिंट किसके लिए? दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दाबू। ठीक है, जब कपड़े को रंगा जाता है तो कुछ दाब रखी जाती है ताकि वो कपड़ा खाली रह जाए, वहां रंग न लगे। तो दाबू प्रिंट के लिए अकोला चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। कौन सा गांव? अकोला गांव चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। अब कुछ दाबू प्रिंट आपको बता देता हूँ। मोम की दाबू कहाँ की प्रसिद्ध है? स्वाईमाधोपुर में। याद रख लेना। गेहूं की दाबू कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर की। मिट्टी की दाबू कहाँ की प्रसिद्ध है? बालोत्रा बाड़मेर की। लुगदी की दाबू कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। याद रह जाएगा, दोबारा बता देता हूँ। मोम की स्वाईमाधोपुर, गेहूं की सांगानेर, मिट्टी की बालोत्रा, लुगदी की जयपुर। और दाबू प्रिंट के मुख्य कलाकार हैं मांगीलाल मिस्त्री और रामकिशोर छिप्पा। और इस छपाई के जो घाघरे है वो बहुत प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट के घाघरे बहुत प्रसिद्ध है। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? जो पोमचा होता है उसका रंग कैसा होता है? तो ध्यान रखना, पीला रंग होता है। और पोमचा है कहाँ का प्रसिद्ध? जयपुर का प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। गुलाबी पोमचा लड़की के जन्म पर पहनती है महिला। पीला पोमचा लड़के के, पीला और केसरिया लड़के के जन्म पर। और ध्यान रखना, नाम सुना होगा आपने पद्मावत ग्रंथ, जो 1540 में शेर शाह सूरी के समय मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था।
उस पद्मावत ग्रंथ में पोमचे का वर्णन मिलता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोमचे का वर्णन मिलता है। चलते हैं 12 नंबर पर। तो आपको थोड़ा वीडियो लंबा मिलेगा क्योंकि मैं पूरे तथ्य के साथ आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 5 से 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें डाउट नहीं रहेगा, बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो लहरिया स्त्रियों द्वारा किस मास में उड़ा जाता है? लहरिया कब उड़ती है? तो ध्यान रखना, सावन मास में उड़ती है। और लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर और जयपुर का लहरिया प्रसिद्ध है। समुद्री लहरिया पूछे तो जयपुर का प्रसिद्ध है समुद्री लहरिया, ठीक है। और लहरिये के प्रकार पूछ लिए जाते हैं, कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि फोहनीदार, खत, पाटली, पंचलड़, जालदार, ये किसके प्रकार है? तो लहरिये के हैं। कौन कौन से? फोहनीदार, खत, पचलड़, पहाली और जालदार सब लहरिये के प्रकार है। बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बादला नामक पानी का बर्तन आपको पता है कि जोधपुर का प्रसिद्ध है। जिंक से निर्मित जितनी भी वस्तुएं जोधपुर की प्रसिद्ध है। किससे बनता है बादला? जस्ता या जिंक से। इसके अंदर ठंडा पानी रखा जाता है। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ, आज जो हम थर्मस यूज करते हैं चाय के लिए, पानी के लिए, थर्मस, उसमें किसका लेप होता है? थर्मस के अंदर, जैसे बादले के अंदर तो जिंक या जस्ते का लेप होता है, इस थर्मस के अंदर किसका लेप होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान में पित्तल की मीनाकारी किस जिले की प्रसिद्ध है? पित्तल की। तो ध्यान रखना, पित्तल की जो मीनाकारी है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। सीधा पूछे तो जयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन पित्तल की पूछे तो जयपुर की। तांबे की पूछे तो भीलवाड़ा, चांदी की पूछे तो नाथ द्वारा, राजसमंद और बीकानेर की। और अगर आपसे पूछे चंदन की, तो चंदन की पूछे चूरू, और सोने की पूछे तो प्रतापगढ़, जिसको हम थेवा कला कहते हैं। अब ये मीनाकारी क्या होती है? तो सोने चांदी के आभूषण व कलात्मक वस्तुओं पर मीना चढ़ाना क्या होता है? मीनाकारी। और ये फारस से लाहौर आई थी, लाहौर से मान सिंह प्रथम जयपुर लेके आए थे। एक क्वेश्चन आता है कि मीनाकारी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो कुदरत सिंह को कहा जाता है। कुदरत की देन है मीनाकारी की, तो कुदरत सिंह को कहा जाता है। समझ में आ गई होगी सारी बात। पित्तल, जयपुर। राजस्थान में कोफतगिरी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कोफतगिरी के लिए। अब ये कोफतगिरी क्या होती है? तो ध्यान रखना, लोहे की वस्तु या फौलाद, पकी हुई वस्तुओं पर चांदी व सोने के बारीक तारों की कलाकृति कोफतगिरी कहलाती है। और इसके लिए ध्यान रखना, अलवर और जयपुर प्रसिद्ध है। अलवर और जयपुर प्रसिद्ध है। और इसका प्रसिद्ध कलाकार पूछे पृथ्वीराज सिंह राजपुरोहित। 16 नंबर, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, पिछले लगातार हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। ब्लू पोट्री यानी नीले बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो जयपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ के? जयपुर की। कौन सी? ब्लू। ब्लैक पोट्री कोटा की, कागजी पोट्री अलवर की, सुनहरी पोट्री बीकानेर की, और अभी एक नई विकसित हो रही है सफेद पोट्री, जोधपुर की प्रसिद्ध होगी। ध्यान रखना। अब मैं कुछ और बातें बताता हूँ। ये ब्लू पोट्री के जनक किसको कहा जाता है? कृपाल सिंह शेखावत को जाना जाता है, जिन्हें 1974 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। महिला कलाकार पूछे तो नाथीबाई प्रसिद्ध है वर्तमान में। और वर्तमान में इस ब्लू पोट्री के कलाकार पूछे तो खेमराज। कौन है? खेमराज। और जयपुर की प्रसिद्ध है। शुरुआत हुई थी मान सिंह के समय प्रथम, और विकास हुआ था सबसे ज्यादा राम सिंह द्वितीय के समय। 17 सती प्रथा का प्रचलन सर्वाधिक कौन सी जाति में है? सती प्रथा। तो आपको पता है, आपने जोहर सुने, बहुत सारे जोहर हुए थे, सती हुई थी, तो राजपूतों के अंदर है सती प्रथा का प्रचलन। अंतिम क्वेश्चन एक और आएगा, उसमें मैं आपको सती प्रथा के बारे में और कुछ बातें बताऊंगा। राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? तो मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? मोसर। क्या कहते हैं? मोसर कह सकते हो आप, ओसर कह सकते हो, नुक्ता कह सकते हो। मोसर, ओसर, नुक्ता सारे 12वें दिन या 7वें दिन जैसे भी भोज करवाया जाता है तो वो ये कहलाती है। एक और ध्यान रखना, आदिवासी में जो होता है, आदिवासियों में जो मृत्यु भोज होता है दलीय और मांस का होता है, उसे कांगिया कहते हैं। ध्यान रखना, कांगिया। और जोसर किसको कहते हैं? जो व्यक्ति जीवित ही अपना भोज कर देता है वो जोसर कहलाते हैं। वयोवृद्धों का देहावसान, ठीक है, जो वृद्ध होता है उसका देहावसान जब शमशान ले जाते हैं तो रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो अर्थी पर जो पैसे फेंके जाते हैं उसको बखेर कहते हैं। बखेर कह सकते हो या उछाल कह सकते हो, बखेर या उछाल, ठीक है, याद रह जाएगा। सामेला क्या होता है? तो सामेला आपको पता है, जब वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष के घर जाया जाता है तो वधु पक्ष वाले क्या, ये सॉरी, वर पक्ष के द्वारा जब वधु पक्ष के घर के पास जाया जाता है तो वधु पक्ष के लोग, वधु पक्ष के पिता या अन्य लोग वह क्या कहते हैं, वर पक्ष का स्वागत करते हैं, वो सामेला हो गया, ठीक है।
उस या इसको मधुपर्क भी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, भद्दर क्या होता है, दाह संस्कार के समय मरे हुए व्यक्ति के पुत्रों और अन्य संबंधियों द्वारा बाल देना भद्दर कहलाता है और प्राण न्यौछावर करते हैं। वह रस्म जिसमें पिता वधू की जिम्मेदारी वर्ग को सौंपता है, तो वधू की जिम्मेदारी वर्ग को कन्यादान कर देता है। ये नाम आ गया पहरानवी या इसको रंगबरी कहते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आते ही आते हैं। पहरानवी या रंगबरी वधू की विदाई के समय वर और उसके सगे संबंधियों को जब धन आदि देकर, उन्हें वस्त्र उपहार देकर विदा किया जाता है, वो पहरानवी होगी। जलवा पूजन क्या होता है, जब बच्चे के जन्म के बाद कुछ दिनों बाद या 21वें दिन कुएं पानी का पूजन किया जाता है। और बरी पड़ला होता है बारात के समय वर के घर से वधू के लिए कपड़े आभूषण आदि लिए जाते हैं, वो बरी पड़ला होता है। 21 नंबर, गोना रस्म किससे संबंधित है? गोना, तो गोना रस्म है विवाह से संबंधित है। गोना या इसको कहते हैं मुकलावा। अवयस्क रूप में बच्चों का क्या विवाह कर दिया जाता है और जब वो वयस्क हो जाते हैं तो इन्हें वस्त्र आभूषण आदि देकर, जरूरतमंद चीजें देकर इन्हें विदा कर दिया जाता है, वो कहलाता है गोना या जिसको हम आम भाषा में कहते हैं मुकलावा। बारात की स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था बारात की जो स्वागत होता है उसको सामेला कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से लाइक कर दो सारे विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं, और थंबनेल कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। और आज कल टॉपिक क्या होगा, मैं नीचे आपको लास्ट में आज मिल जाएगा कि कल टॉपिक कौन सा होगा। तो सारे विद्यार्थी 8 बजे दिया करो, और सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर्स मिलता है, ध्यान रखना, राजस्थान करंट अफेयर्स। और 8 बजे कंप्यूटर साइंस की क्लासें भी आपको प्राप्त हो जाती है। 23 नंबर, राजपूतों में डाबरिया से क्या तात्पर्य है? डाबरिया प्रथा क्या होती है? तो कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में दास दासियां दी जाती है, वो डाबरिया प्रथा होती है। इनमें से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? विवाह समारोह से तो बडार है, कन्यावाल है, बड़ी पड़ला है, पानीवाड़ा नहीं है, ध्यान रखना। पानीवाड़ा क्या होता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, सगे संबंधी घर पे आते हैं और सहानुभूति प्रदान करते हैं। एक तो होता है सांतरवाड़ा, जब दाह संस्कार नहीं किया जाता है, जब उन्हें सांत्वना दी जाती है, वो सांतरवाड़ा होता है। लेकिन पानीवाड़ा आपने देखा होगा, मृत्यु दाह संस्कार हो जाता है, फिर अगले 7 दिन 12 दिन 21 दिन महीने तक घर पे आते रहते हैं सगे संबंधी और रिश्तेदार, तो वो होता है ये पानीवाड़ा। 25 नंबर देखिए, डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली सर्वप्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत थी? तो ये प्रथाएं सारी पढ़ लेना। तो ये थी उदयपुर। कब? 1853 में। उस समय शासक थे मेवाड़ के स्वरूप सिंह थे, और मेवाड़ भील कौर ने खेरवाड़ा उदयपुर में सर्वप्रथम इसको अवैध घोषित किया था। वह संस्कार जो बालक को विद्या प्रारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है। तो आपको पता है 16 संस्कार थे वैदिक काल में, और बाद में भी चलते गए, लेकिन अब ये विलुप्त हो चुके हैं। तो वो कौन सा होता था? यज्ञोपवीत, या जिसे हम कहते हैं उपनयन या जनेऊ धारण करना होता है। अब मैं सारे आपको बता देता हूं। पहला कौन सा होता है? गर्भाधारण, दूसरा होता है पुष्पन, और तीसरा होता है सीमंतोनेन। ये 3 बच्चे के जन्म से पहले होते हैं। चौथा होता है जातकर्म, ये बच्चे के जन्म के बाद। 5वां नामकरण, 6ठा निष्कर्मण, 7वां अन्नप्राशन, 8वां चूड़ाकर्म, 9वां कर्ण भेद, 10वां विद्या प्रारंभ, 11वां उपनयन, 12वां वेदा प्रारंभ, 13वां किसांत या गोदान, 14वां समापवर्तन, 15वां विवाह, और 16वां अंत्येष्टि। तो ये सारे के सारे कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। यहाँ से पूछा जाता है कि जन्म के बाद कौन सा किया जाता है, तो जातकर्म। जन्म से पहले कितने किए जाते हैं? 3। अंतिम कौन सा होता है? अंत्येष्टि। अंतिम से पहले विवाह। तो इस तरह कर्म पूछा जा सकता है। तो इसका क्या हो गया? यज्ञोपवीत। 27 नंबर, दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? दारी संस्कार, तो ध्यान रखना, सहरिया जनजाति में ये प्रसिद्ध है। दारी संस्कार क्या होता है कि मृत्यु के तीसरे दिन क्या करता है, जो मृतक की जो अस्थियां होती है और जो राख होती है ना, उनको क्या एकत्रित करके और रात को साफ आंगन में रख दिया जाता है, जैसे ऐसे बिछा दिया जाता है। और दूसरे दिन क्या है कि देखते हैं कि वो इस राख के पास, इस राख में कौन सी आकृति बनी है। जिस तरह के पद चिन्ह बन जाते हैं, कोई आकृति बन जाती है, अंदाजा लगाया जाता है कि उसका जन्म है उस जात में हो गया। ठीक है, अगर कोई पक्षी के हैं, कोई जानवर के हैं या मनुष्य के हैं, तो उसे अंदाजा लगता था। और बाद में क्या करते हैं, सीताबाड़ी या कपिल धारा में क्या है, अस्थियां विसर्जित कर देते हैं सहरिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। धारी संस्कार सहरिया किस क्षेत्र की है? 12 की है, ध्यान रखना। मीणा सबसे ज्यादा जयपुर में, भील सबसे ज्यादा
उदयपुर में और ग्रासिया सबसे ज़्यादा सिरोही के अंदर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट धारी संस्कार पढ़ लेना। आगे टॉपिक जनजाति का भी आएगा तो उसमें भी अपने टेस्ट बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत कहाँ से की थी? तो दो लास्ट में आपको करंट अफेयर्स के एक क्वेश्चन मिलेगा। तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर से इसकी शुरुआत की थी और 2020 में इसकी 5वीं वर्षगांठ बनाई गई है। तो याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, सूरतगढ़ श्री गंगानगर। और 29 नंबर, राजस्थान का पहला ऑर्गेनिक जिला कौन सा है, यानी जैविक जिला कौन सा है? तो आपको पता ही है, डूंगरपुर ऑर्गेनिक जिला है। और एक अभी गांव बनने जा रहा है, दादिया गांव जयपुर का है, जो मैं करंट अफेयर्स में सुबह आपको बताता हूँ। ये भी अभी पहला, राजस्थान का पहला जैविक गांव बनने जा रहा है। अंतिम क्वेश्चन, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूताना रियासत कौन सी थी? सती प्रथा पर तो वो बूंदी रियासत थी। 1822 में इस पे रोक लगाई गई थी बूंदी में। और एक और ध्यान रखना, राजस्थान में अंतिम सती प्रथा का जो प्रमाण मिलता है वो 1987 में सिक्कर का एक दिवराला गांव है। सिक्कर का दिवराला गांव, वहाँ की रूप कंवर अंतिम समय में अंतिम सती मानी जाती है। और उसके बाद में राजस्थान में सती प्रथा निवारण एक्ट 1987 से प्रतिबंध कर दिया गया है। तो ये 30 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब कल का टॉपिक देखिए क्या होगा। 27 अप्रैल है कल, तो सिंचाई परियोजना, लोक नृत्य और संगीत नाट्य से संबंधित इंपॉर्टेंट होंगे। लोक नृत्य बढ़िया तरीके से पढ़ना और सिंचाई परियोजना पढ़ना। टॉप 30 क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो जल्दी से अब मिला लो, आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हैं और मुझे कमेंट कर दो। जल्दी से कमेंट कर दो सारे विद्यार्थी, आपने कितने 30 में से सही किए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टदार क्वेश्चन है। पहले हमारा सीधा सिस्टम था कि आपको टेस्ट दिया और उसकी आंसर की, क्योंकि 2 ही टेस्ट हमने पहले दिए थे। फिर हमने सोचा कि आपको वीडियो दिया जाए ताकि आपको और जो कन्फ्यूजिंग है वो भी दूर हो जाए। तो ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से आप इनको पढ़ लेना, तो कन्फ्यूज नहीं होना। इसलिए मैं पूरा बढ़िया तरीके से आपको वीडियो लेके आता हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में और पूरा तथ्य आपको मिल रहा है। अगर इस प्रकार के वीडियो आपको लगातार चाहिए तो आप जल्दी से थंबनेल करो और सारे चेक करो फटाफट कितने क्वेश्चन, सारे के सारे मुझे दो, कितने क्वेश्चन सही किए हैं आपने, क्योंकि रोज बता रहा हूँ पढ़ना आपको क्या है, पढ़कर आपको क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। और क्वेश्चन आपने कर लिया, टेस्ट आपने दे दिया, आपके नंबर कितने बन रहे हैं इस पर जरूर आप गौर कीजिए कि मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, मेरे याद कितना रह रहा है, ये बात आपको ज़रूरी है। क्योंकि एक गौर फरमा लेना, अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो मानकर चलो बहुत समस्या होने वाली है। अब आपको ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ेगी, पता नहीं आपकी कोचिंगें कब लगे, आपके टेस्ट कब हो। तो उम्मीद 2020 में बहुत कम चल रही है कि कोचिंगें जल्दी से लगे। तो जहाँ तक है आपको इसलिए ये टेस्ट शुरू किया है ताकि आप पढ़कर बढ़िया तरीके से टेस्ट दे सको। क्योंकि अभी 3 मई के बाद जाहिर सी बात है लॉकडाउन आगे जाएगा। लॉकडाउन आगे जाने के बाद एक बार फिर आपको पता है लॉकडाउन कितना लंबा रह सकता है, कितनी पाबंदियां। अभी तक आपको पता है जो खाद्य सामग्री की दुकानें वो भी अब तक नहीं खुल पा रही है। तो हिसाब लगाओ आप कोचिंग संस्थानें और जहाँ ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई है वहाँ कैसे आप जा पाओगे। अगर आप दूसरी जगह जाओगे तो भी आपके लिए परिवहन का साधन भी उपलब्ध नहीं है। तो आपको ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ेगी और सरकार ये नहीं देखेगी कि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो या आप घर बैठे हो तो वैकेंसी नहीं आएगी या एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे, वो अपना काम करेगी, ये ध्यान रखना। तो ऑनलाइन की आदत डालो, बढ़िया तरीके से आपको ये टेस्ट दिया जा रहा है। सुबह 7 बजे करंट दिया जा रहा है, पढ़ते रहो रूटीन में, पीछे का भी रिवाइज आपका बढ़िया हो रहा है। 8 बजे 3 दिन कंप्यूटर, 3 दिन साइंस की क्लास और 1 दिन महिला बाल विकास के टॉपिक चल रही है। तो आपकी सपोर्ट चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, अपने दोस्तों को रोज़ 2 दोस्त मिलाया करो ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकें। तो धन्यवाद। आपने कितने क्वेश्चन चाहिए सभी को बेस्ट लॉक। चाहे किसी के 30 में से 25, 21, 18, 15 सही कितने ही हो, आपको एक कदम आगे बढ़ना है, ये याद रखकर आपको टेस्ट देना है, पढ़ना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।